हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट टू स्टडी इन लास्ट 20 डेज सो दैट आपका स्कोर जो है फिजिक्स में 140 प्लस आ जाए नीट 2024 में। क्योंकि ज़्यादा दिन बचा तो है नहीं, 20 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो इन 20 दिनों में आप पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरा थोरोली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, 2-4 सवाल कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर कुछ सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि इन टॉपिक का अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका स्कोर 140 से ज़्यादा 100% आने वाला है। मस्ट डू टॉपिक से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मस्ट डू चैप्टर नहीं है, मस्ट डू टॉपिक से बच्चों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे जो जो टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वो सारे टॉपिक अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये इसका PDF आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों क्लास 12 के बारे में, क्योंकि क्लास 12 और 11 इनमें से अगर अब बात किया जाए तो क्लास 12 के पोर्शन से ज़्यादा सवाल है आपको नीट में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे पहले क्लास 12 का और उसके बाद हम लोग क्लास 11 के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है वो पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर में सब टॉपिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड के अनुसार मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि ट्रेंड जैसा है वैसा ही सवाल आने वाले एग्जाम्स में होता ही है। जैसे जेईई मेंस का भी देखा गया, नीट का प्रीवियस नीट का एग्जाम्स में भी देखा गया, तो वैसे ही होता है। तो 5 साल का जो डेटा है उस डेटा को अपन एनालाइज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ और वहाँ से आपको इन टॉप चैप्टर्स का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने से आपका काम बन जाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्लास 12 पार्ट से आपका मोर देन 60% क्वेश्चंस आपको नीट 2024 में मिलने वाला है, या नीट 2023 में भी तो मिला था और हर एग्जाम से में ऐसा ही होता है। अभी जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो क्लास 12 में, क्योंकि मैं पहले क्लास 12 इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज क्लास 12 बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं है, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स जैसा नहीं है, सेंटर ऑफ मास जैसा चैप्टर्स नहीं है और वेव्स जैसा चैप्टर्स नहीं है। तो इसीलिए पार्ट जो है वो आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिएगा और उसके बाद 11th का क्वेश्चन को हम देखेंगे, 11th का क्या क्या टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले क्लास 12 मस्ट डू चैप्टर से क्लास 12 का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया, देन रे ऑप्टिक्स हो गया बच्चों, यहाँ पे मैंने वेव ऑप्टिक्स इंक्लूड नहीं किया। फिर सेमीकंडक्टर चैप्टर हो गया, AC हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स हो गया, देन कैपेसिटर हो गया, देन EMI हो गया बच्चों। और यहाँ पे जो नंबर्स मैंने लिखा हुआ है वो 2023 में इस चैप्टर्स में इतना क्वेश्चंस आया हुआ था बच्चों। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे सबको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा टॉपिक से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लास 12 का सारे चैप्टर्स, आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया मस्ट डू चैप्टर्स जो क्लास 11th का है। तो उसमें देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट 4 क्वेश्चंस भाई साहब आपको पूछा गया है। काइनेमेटिक्स से भी आपका 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। थर्मल फिजिक्स जो है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑसिलेशन से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेविटेशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस चैप्टर्स मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने 140 स्कोर के बारे में बात किया। कुछ बच्चा बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया, वर्क एनर्जी कहाँ चला गया, NLM कहाँ चला गया। बच्चा है, सब है। अगर आप 180 स्कोर करना चाहते तो वो सारे को पढ़ना है, लेकिन जो बच्चा 140 से ज़्यादा या फिर आपको 100-80 नंबर पे आप रुक जाते हैं तो उन बच्चों के लिए वीडियो स्पेशली मैं बनाया हूँ। या फिर अब अगर आप 120 पे उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं तो उसमें भी आपका है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, है ना बच्चों। हाँ, तो ये क्लास 11th का हो गया बच्चों। देन नेक्स्ट आपको एक चीज़ और है, ऑप्शनल चैप्टर्स और टॉपिक्स। आप ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आप इसको देख सकते हैं कि कितना टॉपिक्स आपको पढ़ना है। जैसे YDAC हो गया आपका कौन सा, वेव ऑप्टिक्स से। अगर YDAC सेटअप अगर आप देख लेते हैं थोड़ा सा, वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादातर सवाल है, हर साल लगभग YDAC से सवाल पूछा जा रहा होता है। और आपका रोटेशनल डायनामिक्स में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप देख लीजिएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन से कंटिन्यूसली 2 साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें वर्क एनर्जी में आप अगर पावर वाला देखते हैं, क्योंकि आप आजकल का ट्रेंड बन गया है कि पावर से सवाल पूछा जा रहा है, तो पावर वाला सवाल आप देख सकते हैं बच्चों। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें इलास्टिसिटी में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस हो गया, ये सारे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्ट्रेन क्या क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होते हैं, बल्क मॉडुलस ऐसे कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं बच्चों। एंड स्टैंडिंग वेव में आपका ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब, मैंने
ये दोनों लिया है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है और नीट में साफ साफ इस पर बोल दिया गया है कि रेजोनेंस ट्यूब मतलब एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है, एक्सपेरिमेंट्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से रेजोनेंस ट्यूब एंड ऑर्गन पाइप से तो क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पे YDAC भी एक एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों। चलिए अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे बताया है क्लास 12 से, यहाँ पे 26 क्वेश्चंस है बच्चों, और यहाँ पे आप देखिए 4 और 7 यहाँ पे टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस हो गया। तो 26 प्लस 12 कितना हो गया, 38 क्वेश्चंस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 लगा दो भाई। बात समझ में आ रहा है क्या बोला। तो ये 140 से ज़्यादा क्वेश्चन, 140 से ज़्यादा नंबर आपको आराम से आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर ये भी पार्ट कर लेते तो आप देख लीजिए आराम से आपको आ जाएगा। बात समझ में आया। ये मस्ट डू टॉपिक्स है बच्चों। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर सवालें पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस जिसको कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों। तो जाने का नहीं है ना। देखिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उस करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ में आपको आप टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसमें सवाल पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, इनका कोई करंट के साथ जो रिलेशंस है जैसे I = NEAVD ऐसा इक्वेशन आपने देखा होगा। ये रिलेशंस आप देख लीजिएगा। करंट डेंसिटी का रिलेशंस क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये थोड़ा सा देखना है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप जानते हो गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, उसके बाद मीटर ब्रिज हो गया। अब थोड़ा सा देख लेना इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा देखना होता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, या फिर एक सर्किट बना दिया गया, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होगा, करंट कितना होगा, थोड़ा सा इसमें देख लेना है। मतलब आप कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा देखना होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कौन कौन सा सब टॉपिक से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जा रहा है बच्चों। अब जरा तो देख लो, बस काम बन जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 मीन्स 12 नंबर भाई साहब। आप देख रहे हो ये टॉपिक सब पढ़ लेंगे तो 12 नंबर का आ जाएगा। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसके बाद सोलेनॉइड का क्वेश्चन आप देखना है। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड Mμ0NI जो होता है उससे एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस थोड़ा सा देख लेना होता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर वाला थोड़ा सा देखना होगा। जैसे आप जानते हो ना, R निकालना होता है mv/qv, फोर्स का वैल्यू आप जानते हो Q × V × B। ये सारे रिलेशंस के बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लूप, जैसे एक लूप हो गया तो इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या होगा, एक्सिस में क्या होगा, थोड़ा सा उसमें देख लेना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जैसे 2 कंडक्टर्स आपने यहाँ पे रख लिया, ये दोनों कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का क्या वैल्यू हो रहा है, ये टॉपिक आप देख लो भाई, आपका 12 नंबर आ गया। बात समझ में आ गया। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। नेक्स्ट आपका रे ऑप्टिक्स में देख ले रहे, जो बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। अब पढ़ने में खत्म नहीं होता है, शुरुआत होता है, खत्म कब होगा पता भी नहीं है, और शॉर्ट नोट्स भी बड़ा हो जाता है, शॉर्ट नहीं रहता है बच्चों। तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है रे ऑप्टिक्स में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, जैसे आपके पास 2 लेंसेस ऐसे दे दिया, पानी के अंदर डाल दिया, या फिर ऐसे हवा में है तो उसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछता है। रिफ्रैक्शन यहाँ पे आपको ऑफ लाइट थ्रो थिन प्रिज्म, जैसे एक थिन प्रिज्म होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन देखना होता है भाई साहब। यहाँ पे आपको डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना होता है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन क्या होता है, μ-1 × A होता है कि नहीं होता है, वैसे वाला रिलेशन है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन का क्वेश्चन देखना। मैं कहता हूँ प्रिज्म का सारे टिक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर, जैसे एक लेंस यहाँ पर है, सामने एक मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें थोड़ा सा इसको देख लेना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर का क्वेश्चन आप देखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप 4 सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसका मतलब इसमें भी आपका 12 नंबर आपको यहाँ से बन गया बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत छोटा कर दिया, आपको देखना है। बात समझे, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। जैसे लॉजिक गेट हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इसको छोड़ने का नहीं है। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर जैसे क्वेश्चंस आपको पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है घटता है, या फिर उसका अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, मीन्स आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, पूछा भी गया PYQ में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में P टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना होता है। आप यहाँ पे आप
थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड जो है, उस डायोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा फोटो डायोड के बारे में पढ़ना है, सोलर सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। और जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर आपका नेट सिलेबस में लिखा गया स्पष्ट तरीके से, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, उसको थोड़ा सा पढ़ना है। रेक्टिफायर के ऊपर भी सवाल पूछा गया, तो ये एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स थोड़ा सा आपको देख लेना है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो इसमें भी 8 से 12 क्वेश्चन नंबर तो आपको 100% मिलने वाला है बच्चों। बात समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर ये हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट की आजकल ट्रेंड में है, 2-2 सवाल पूछा जा रहा है कि नीट में भी पूछते हैं, जेईई मेंस में भी पूछा जा रहा है। इसमें कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है? पिक एंड आरएमएस वैल्यू, जैसे करंट का एंड वोल्टेज का। करंट का आरएमएस वैल्यू आप जानते हो I0 डिवाइडेड बाई √2, इससे आपको सवाल पूछता है। या फिर इसमें कुछ एक इक्वेशन दे देगा, तो उसमें आपको आरएमएस वैल्यू निकालना होगा, है ना, तो थोड़ा सा देख लेना है। एलसीआर सीरीज सर्किट, उसमें देखना है, तीनों को एक साथ रख दिया, कैपेसिटर रख दिया और फिर यहाँ पे इंडक्टर रख दिया, और ये इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता है, तो रेजोनेंस का कंडीशंस आपको यहाँ पे पूछ लेता है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर, इससे सवाल पूछता है बच्चों, इसको छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। तो आप अल्टरनेटिंग करंट का ये 4 टॉपिक मोटे तौर पे आप देख लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है? 8 नंबर यहाँ से बन गया बच्चों। नेक्स्ट आपका बचता है डुअल नेचर एंड रेडिएशन। इसके जो भी है डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है, आप यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ को थोड़ा सा देखना होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो पता ही है आपको क्या है ना, तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p होता है। इससे आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन, जैसे आप कभी इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक्सिलरेट कर दिया विद पोटेंशियल डिफरेंस b, तो उस सिचुएशन पे क्या क्या सीन बनता है उसको आप देख लेना होता है कि नहीं। द न्यूक्लियर फिजिक्स में देखिए, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजन को देखना है, न्यूक्लियर फोर्स मास एनर्जी रिलेशन आपको देखना है, जैसे इस वाला रिलेशन नहीं होता है मास डिफेक्ट के साथ, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना है, और उसका जो एक ग्राफ होता है वो ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लेना है बच्चों, इसमें ध्यान से, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से आप जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको आप देख लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक टॉपिक है जैसे रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट यहाँ पे आपको नहीं पूछेगा, रीज़न ये है रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस से हटा दिया। हाँ बच्चों, अभी एटम्स का थोड़ा सा देखते हैं। एटम्स में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पूछता है? हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट का आपको ये सारे चीज़ें को आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट को देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसवर्स नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आजकल 2 सवाल पूछा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको देख लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपका एक्सरे का क्या यूजेस है, यूवी का क्या यूजेस है, गामा रे का क्या यूजेस है, थोड़ा सा आपको इसमें देख लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है। अब यहाँ पे बात होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सी का रिलेशन आपको देखना है, इंटेंसिटी का रिलेशन देखना है, आपका एनर्जी डेंसिटी का देखना है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, उसको देखना है। ट्रांसवर्स नेचर, कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे देता है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बताओ भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, ये सारे चीज़ें, या फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में आपको पूछता है ना। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीज़ें पढ़ने से आपका काम बन जाएगा वो देख लेना है। द नेक्स्ट आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पढ़ना है, फैराडेज लॉ आपको देखना है, लेंज लॉ आपको देखना है, इंडक्टर देखना है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही चीज़ें आपको पढ़ लेना है। यहाँ से 1-2 सवाल पूछता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आगे देखते हैं काइनेमेटिक्स। अब 11th का सब टॉपिक्स अपन बात कर रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे देख लेना है बच्चों। फिर आपको मोशन इन 2D देखना है, क्योंकि मोशन इन 2D से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादातर केसेस में। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको देखना है, एंड मोशन इक्वेशन जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो इक्वेशंस जैसे इसको आप न्यूटन इक्वेशंस भी कह सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन से। देन यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्या क्या टॉपिक से आपका क्वेश्चंस पूछता है वो तरह से देख लेना है। पहली तो एरर एनालिसिस, एरर से ही सवाल पूछता है बच्चों। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बारे में आपको देखना है। डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ लेना है, जैसे आपका यहाँ पे प्रेशर दे दिया, ए दे दिया, फिर एल दे दिया, आप मास का बताना है कि मास का क्या होगा डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एरिया एंड लेंथ।
लिस्ट काउंट आपको देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत ही बेसिक टॉप पार्ट है, उसमें आपको देखना है। एंड एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस जैसे आपका स्क्रू गेज हो गया, फिर आपका यहाँ पे वर्नियर कैलिपर हो गया, वो सारे थोड़ा सा देखना है क्योंकि वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये टॉपिक्स आप पढ़ लो, छोटा चैप्टर है, ये टॉपिक्स पढ़ लो भाई, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको पूछता ही बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, बात समझिए। आगे देखते हैं, जैसे ऑसिलेशंस वाले चैप्टर्स में अगर देखा जाए, ऑसिलेशंस में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको देखना है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम आप जानते हैं ना, एक्स का रिलेशन, एफ का रिलेशन आपको टाइम के साथ, और उसका ग्राफ भी थोड़ा सा देखना है, या फिर एक्स और बी के बीच का ग्राफ देखना है, एक्स और ए के बीच का ग्राफ क्या है वो सब देखना है। सिंपल पेंडुलम देखना है, और कंपाउंड पेंडुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर सवाल पूछा जाएगा, ये दोनों टाइम पीरियड जैसे पूछता है उसको देखना ही देखना है बच्चों, है ना, तो दिमाग में रखना है। देन स्प्रिंग ब्लॉक का एसएचएम, जैसे आपका एक स्प्रिंग ऐसे रख देता है, एक ब्लॉक को ऐसे थोड़ा सा इलोंगेट करके छोड़ देता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़िया तरीके से आप इसको जानते हो तो आप आराम से कर लेना, इसमें भी कोई शक वाली बात तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जैसे केटीजी हो गया, केटीजी में क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन देखना है, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज देखना है, मीन फ्री पाथ देखना है, ये केटीजी से देखो 2 क्वेश्चन हो गया, बस खत्म। अगला थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आप अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखने, प्रोसेस इक्वेशंस देख लो, ग्राफ देख लो, उसका इंडिकेटर डायग्राम देख लो, कैसे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हर एक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, हर एक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देखना है। जैसे सीपी सीवी आपने देखा, एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, या कोई एक जनरल प्रोसेस है तो उसके लिए आपका सी का वैल्यू क्या होगा, वो सब की चीज़ के बारे में हम बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये पूरा वीडियो खत्म होती है, और ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, बढ़िया तरीके से उसको देखिए, और आपने अगर आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली इसको लाइक कर लीजिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना बच्चों। और आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और आप इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये पूरा जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे बढ़ाया है उनमें एक बढ़िया सा सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे इन सब टॉपिक से, और आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको तैयार करता हूँ, तैयार करने में आपको मदद करूँगा, और आपका नंबर जो है उसको हम बूस्ट करने वाले हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।